नमस्कार। विद्याधाम आर्यन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारत की भौगोलिक संरचना का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की भौगोलिक संरचना के अध्ययन से वहाँ किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, उसके प्राकृतिक एवं उसके स्वरूप के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके साथ साथ उस चट्टान में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से धातु अधातु अर्थात तत्व पाए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आइए आज हम भारत के भूगोलिक संरचना का अध्ययन करें। तो भूगोलिक संरचना की दृष्टि से भारतीय भूभाग को स्पष्ट 3 भागों में बांटा गया है। पहले स्थान पर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरे स्थान पर उत्तर का विशाल पर्वतमाला और तीसरे स्थान पर उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग। आइए हम अध्ययन करते हैं भूगोलिक संरचना की दृष्टि से। भूगोलिक संरचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय पठार। 2 नंबर का उत्तर की विशाल पर्वतमाला, अर्थात इसमें हिमालय पढ़ना होगा। 3 नंबर उत्तर भारत का विशाल मैदान। आज हम सिर्फ दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। ये आर्कियन युग से कभी भी समुद्र में पूर्णतः नहीं डूबा है। बात की जाए तो भारत का मूल भूखंड दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार ही है, जो अफ्रीका से टूटकर दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर खिसक गया। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है, इस प्रकार है। भारत मूल रूप से यही था, अब जो अफ्रीका से टूटकर दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर आकर एशिया में मिल गया। उत्तर का मैदानी भाग नदियों द्वारा, विभिन्न नदियों, कई तरह के पर आज से लाखों वर्ष पूर्व उत्तर भारत में बहुत सारी नदियां बहती थी। उसके द्वारा लाए गए अवसादों से जो जमा हुआ आसपास, उसी से उत्तर भारत का विशाल मैदान बन गया। इसका अध्ययन हम उत्तर भारत के विशाल मैदान में करेंगे। तब तक के लिए हम सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। तो मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लाइन का भाग है। ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। यहाँ पे लिखते जाइएगा पॉइंट दे देकर, गोंडवाना लैंड का भाग है। आर्कियन युग से कभी भी समुद्र में पूर्णतः नहीं डूबा है। आर्कियन युग से कभी भी समुद्र में पूर्णतः नहीं डूबा है। अब इसमें जो चट्टानें पाई जाती है उसको हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के भाग में कौन कौन से चट्टान उपलब्ध है और उन चट्टानों में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो संरचना की दृष्टि से देखें, इसकी संरचना गठन के आधार पर तो पहले स्थान पर आर्कियन कर्व की चट्टान है। आर्कियन युग के चट्टानें आते हैं। 2 नंबर में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कर्म की चट्टानें।
3 नंबर में कुडप्पा कर्ण की चट्टानें, कर्ण की चट्टानें। 4 नंबर यहाँ पे उधर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुडप्पा कर्ण की चट्टानें, गोंडवाना, सॉरी माफ कीजिएगा, कुडप्पा कर्ण की चट्टानें, विंध्य कर्ण की चट्टानें, कर्ण की चट्टानें। 5 नंबर में आपका गोंडवाना कर्ण की चट्टानें, वहाँ कर्ण की चट्टानें। 6 नंबर में दक्कन ट्रायंगल, दक्कन ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम आर्यन युग के चट्टानों का अध्ययन कर लेते हैं। इसे हम भारत का सबसे प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टान के कहते हैं, प्राथमिक चट्टान की संज्ञा दी जाती है। सबसे प्राचीन एवं प्राथमिक चट्टानें पाए जाते हैं। इसमें इतना रूपांतरण हो चुके हैं, अत्यधिक रूपांतरण हो जाने के कारण ये निश अवशिष्ट के रूप में बचे हुए हैं, पूरा घर्षित हो गया है। निष्ठ एवं शिष्ट, निश माफ कीजिएगा, निश होता है, निश एवं शिष्ट के रूप में ये मिलते हैं। इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? तो बेल्लारी के निश, बुंदेलखंड के निश, बुंदेलखंड के निश, इसके अलावा नीलगिरी, नीलगिरी के निश एवं बंगाल के निश। निश शामिल किया जाता है। बेल्लारी आपका कर्नाटक में है, तो आर्यन युग की चट्टानें कर्नाटक में पाई जाती है। बुंदेलखंड मध्य भारत, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड स्थित है, वहाँ ये चट्टानें पाई जाती है। तो नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बाउंड्री पर है, वहाँ ये चट्टानें पाए जाते हैं, आर्यन युग की चट्टानें। और फिर बंगाल के निश पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव है, इसमें जीवाश्म का अभाव है। अत्यधिक घर्षित हो जाने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये हमारा हो गया गोंडवाना कर्ण की, माफ कीजिएगा, आर्यन युग के चट्टानें, आर्यन युग चट्टानें। अब हम धारावार कर्ण के चट्टानों की बात करते हैं। तो धारावार कर्ण के चट्टानों का निर्माण आर्यन कर्ण के चट्टाने से ही अपरदन एवं निक्षेपण से धारावार कर्ण के चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्यन कर्ण के चट्टानों से क्या हुआ? जब धारावार कर्ण के आर्यन कर्ण की चट्टानें अत्यधिक अपसारित एवं निक्षेपित होती गई तो धारावार कर्ण के चट्टानों का निर्माण हुआ। इसका निर्माण आर्यन कर्ण के चट्टानों या प्राथमिक चट्टानों, के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्माण हुआ है धारावार कर्ण के चट्टानों का। इस प्रकार ये क्या हो गया? परतदार चट्टान, परतों वाले चट्टान, इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसमें भी जीवाश्म का अभाव नहीं पाया जाता है, ये भी अत्यधिक रूपांतरित हो गए हैं, जिस कारण जीवाश्म का अभाव
यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? ये भी अत्यधिक रूपांतरित हो गए हैं। जीवाश्म का अभाव। इसके अंतर्गत हम किस किस को शामिल करते हैं? तो इसके अंतर्गत भी हम बेल्लारी एवं धारवाड़ कर्नाटक का, कर्नाटक के बेल्लारी एवं धारवाड़ जिले को शामिल करते हैं। फिर छोटा नागपुर के पठार को शामिल करते हैं। फिर छोटा नागपुर के पठार को शामिल करते हैं। यह आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है, उसको हम बाद में लिख देंगे। यह आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसमें अनेक तरह के धातुएं पाई जाती है। इसमें अनेक प्रकार की, जैसे लौह अयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। अब आ जाएगा प्रश्न पत्र में कि लौह अयस्क किस कण की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो धारावार कण की चट्टानों में। यह पूछा जाएगा छोटा नागपुर के पठार को किस कण के चट्टानों में शामिल किया जाता है? तो धारावार कण के चट्टानों में। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम बात करते हैं कुडप्पा कण के चट्टानों का। तो कुडप्पा कण के चट्टानों का निर्माण, इसके बाद कुडप्पा कण के चट्टानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार यह भी क्या हो गया? इन्हीं से धारावार कण के चट्टानों से इन्हीं से क्या हो गया? अपरदन एवं निक्षेपण से कुडप्पा कण की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारावार कण के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ। इस प्रकार यह भी रत्नदार चट्टान हुए। रत्नदार चट्टान हुए। इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव है। और इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? तो कृष्णा घाटी को शामिल किया जाता है। कृष्णा घाटी, नल्लावलाई पहाड़ी क्षेत्र जो तमिलनाडु में है। कृष्णा घाटी भी आंध्र प्रदेश में बहती है कृष्णा नदी। नल्लामलाई पहाड़ी क्षेत्र के चट्टानों को शामिल किया जाता है। कृष्णा घाटी में जो चट्टानें मिलती है उसको हम कुडप्पा कण के चट्टानों में रखते हैं। पापाघानी घाटी के चट्टानों को भी शामिल किया जाता आदि। यह 3 हो गया। 3 आप इस बचा हुआ इसका भाग है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसका 3 भाग अब बचा हुआ है। अब 3 नंबर में विंध्यकर्ण के चट्टान, 4 नंबर में गोंडवाना,
क्रम की चट्टानें। 4 नंबर 4 नंबर विंध्यकर्ण की चट्टान 3, उसमें होगा 4, ये 5 और नेक्स्ट 6। इसमें हम दक्कन ट्रैप को शामिल करते हैं। तो विंध्यकर्ण के चट्टानों की बात करते हैं। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से शुरू होकर बिहार के सासाराम क्षेत्र तक विस्तृत है। कहां से कहां तक? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। विंध्यकर्ण की चट्टानों का विस्तार कहाँ? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक। इसमें भवन निर्माण आदि सामग्री इसमें पाए जाते हैं, जैसे संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। इसमें जो घर बनाते हैं, घर में जो प्रयुक्त होता है सामग्री, वो सब विंध्यकर्ण की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका बहुत बड़ा भाग दक्कन ट्रेन से ढका हुआ है। इसका बहुत बड़ा भाग अभी भी दक्कन ट्रेन से ढका हुआ है। विंध्यकर्ण की चट्टान के बारे में इतना ही। अब गोंडवानाकर्ण की चट्टानों की बात करते हैं। तो इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग तक हुआ। कहां से कहां तक? ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग तक हुआ है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव ही पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव ही है। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक गोंडवानाकर्ण के चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, इस कारण इसमें जीवाश्म उपलब्ध है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि भारत का 98% कोयला इसी कर्ण के चट्टानों में मिलते हैं। कितना? 98% कोयला की प्राप्ति गोंडवानाकर्ण की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत महानदी, गोदावरी, दामोदर, नदी आदि तथा इसकी सहायक नदी। नदियों की घाटी में इस प्रकार के चट्टानें पाया जाता है। गोंडवानाकर्ण की चट्टानों कहाँ पाए जाते हैं? महानदी, गोदावरी, दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों की घाटी में पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा गोंडवानाकर्ण की चट्टान। अब दक्कन ट्रेन। तो दक्कन ट्रेन की बात करें तो इसका निर्माण लावा पठार से हुआ है। ज्वालामुखी के दरारी उद्वेशन से जब ज्वालामुखी भूपटल को छीड़ते हुए फाड़ते हुए ऊपर की ओर प्रवाहित होती है उसका लावा, तब उसी से दक्कन ट्रेन का निर्माण हुआ है मेसोजोइक महाकाल के क्रेटेशियस युग में। कौन से युग में? मेसोजोइक युग के
क्रीटेशियस, क्रीटेशियस, क्रीटेशियस कल्प में किस चीज से? ज्वालामुखी लावा से, ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसमें बैसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है, बैसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। ये हो गया दक्कन ट्रेन। दक्कन ट्रेन के बारे में इतना ही। अभी लावा मिट्टी के अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है, जिसमें कपास की खेती होती है। ये तो आप सब कॉमन बात है। दक्कन ट्रेन के बारे में इतना ही। अब प्रायद्वीपीय भारत के पठार का महत्व के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का महत्व क्या है। तो थोड़ा इसके महत्व पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसका महत्व, इसके महत्व के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत प्राप्त करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार लंबवत संचलन का उदाहरण, लंबवत संचलन का उदाहरण है। नोट करके जाइए, जितना बातें बोलते हैं। लंबवत संचलन का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय पठार में अनेक जलप्रपात मिलते हैं, जिससे वहां जल विद्युत का निर्माण संभव हुआ। तो इसका महत्व जल विद्युत के निर्माण में कारण वहां अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में अनेक जल प्रपात, अच्छा जो भी हो लिख लीजिएगा अपना अनुसार। अनेक जलप्रपात प्रपात पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ जल विद्युत का निर्माण संभव हुआ है। जल विद्युत का निर्माण। इसके अलावा यहाँ अनेक प्राकृतिक गड्ढे भी पाए जाते हैं, जिससे वहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि तमिलनाडु का एक गांव है जहाँ 1,000 से ज्यादा तालाब मिलते हैं, उसे तालाबों का गांव कहा जाता है। तो यहाँ अनेक बहुत सारे प्राकृतिक गड्ढे मिलते हैं, जिस कारण सिंचाई संभव हो जाती है। सिंचाई। इसके बाद बैसाल्टिक लावा या दक्कन ट्रेन या लावा मिट्टी, बैसाल्टिक लावा के अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण, अपक्षय एवं निक्षेपण से काली या रेगुड़ मृदा का निर्माण हुआ है। काली या रेगुड़ मृदा, इसमें क्या होता है? कपास की खेती, प्याज की खेती बहुत अच्छी तरीका से होता है, बहुत ज्यादा उत्पादन होती है काली मिट्टी में। इसमें कपास तथा प्याज की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। कपास के कारण हमारा सूती वस्त्र उद्योग फल फूल या विकसित हो रहा है। इसके अलावा यहाँ अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में
लेटराइट मृदा मृदा की अधिकता है किस कहाँ अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसमें कॉफी, चाय, कॉफी तथा मसाले की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ लाल मिट्टी भी पाई जाती है, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ, जैसे वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिम, इस प्रकार इस साइड बहुत अत्यधिक वर्षा होती है, वो मानसून के चैप्टर हम पढ़ाएंगे। और यही इस साइड कम वर्षा होती है, तो इस साइड में लाल मिट्टी की अधिकता है, लाल मृदा। इसमें क्या होता है, मोटे अनाज की खेती होती है, मोटे अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल की भी खेती की जाती है। तंबाकू याद रखिएगा कि लाल मृदा में तंबाकू खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ अनेक लेगुन एवं खाइयाँ मिलती है, जिससे पोत आश्रय का निर्माण हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ सदाबहार वन की उपलब्धता है। सदाबहार वन पाए जाते हैं और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। फिर अनेक लेगुन पाए जाते हैं, अनेक लेगुन या झील, जिसका पोत आश्रय या बंदरगाह का विकास हुआ है। और यहाँ जहाजें आती है, इस एरिया में इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, वहाँ से माल जहाज में भरते हैं और अनेक स्थानों पर ले जाते हैं। इसके बाद अनेक प्रकार के धातुएं तत्व मिलते हैं, जैसे हमने बताया सोना, चांदी, अनेक प्रकार के धातु आती है, अथवा तत्व लिख दीजिएगा, जिसमें धातु और धातु दोनों शामिल किए जाते हैं, जैसे सोना, तांबा, लवयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि पाए जाते हैं। इस कारण ही छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं, रूढ़ प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं। भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं। रूढ़ प्रदेश जर्मनी में है, जो अत्यधिक खनिज संपन्न प्रदेश है। इसी कारण वहां से ही उठाकर हम अपना छोटा नागपुर के पठार में भी अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं। इस कारण ही इसको भी हम भारत का रूढ़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये हो गया समग्र एवं संपूर्ण रूप से प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन, जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोविड-19 से बचते रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क जरूर पहनिए, 2 गज दूरी बनाए रखिए।